अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए उन्वान के साथ। पिछले क्लास में हमने लर्निंग यानी इक्तिसाब के बारे में सीखा था और आज हमारे पास जो उन्वान है वो है याददाश्त। नाजरीन, अगर हम ये पूछें कि पिछले हफ्ते आपने क्या खाया, पिछले हफ्ते आपने कौन कौन से कपड़े पहने, पिछले साल आपने नए साल का जश्न कैसे मनाया था, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में अगर हम सवाल करें तो उनमें से कुछ सवालों का जवाब आप बड़ी आसानी से दे देते हैं और कुछ सवालों के जवाब आपको याद नहीं रहते हैं। या कुछ यूं होता है कि बाज लोग सारे सवालों का जवाब दे देते हैं और उन्हें उनकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है और वो सब कुछ बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से वो बता देते हैं। और कुछ लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको कि ज्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं रह पाता है, यानी कि उनके जहन में वो निशान नहीं रह पाते हैं। तो ऐसा क्यों, ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्यों कुछ लोगों को कुछ बातें बखूबी याद रह जाती हैं, क्यों कुछ लोग को थोड़ी बहुत कमियों के साथ वो बात याद रहती है और क्यों कुछ लोग कुछ बातों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, या हम कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो वो हम आसानी से नहीं सीख पाते हैं। नाज़रीन, इन सब का ताल्लुक एक ही उन्वान से है और वो है याददाश्त, जिसे हम अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। पिछले क्लास में जो हमने लर्निंग पढ़ा था उसमें आपको ये बात बताई गई थी कि हम कुछ सीखते हैं, जब भी कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं तो उससे हमारे रवैये में बदलाव आता है और वो लर्निंग होता है। लेकिन जब हम सीखते हैं तो सिर्फ सीखना ही काफी नहीं होता है। सीखने के बाद अगर हम उसकी याददाश्त नहीं रख पाते हैं या उसे अपने दिमाग में के हिस्से में, दिमाग के कोने में जगह नहीं दे पाते हैं तो वो सीखना हमारा मुकम्मल नहीं होता है, यानी कि हम सीख नहीं पाते हैं और वो हमारा सीखना ना सीखने के बराबर होता है, यानी कि हमने नहीं सीखा। तो इससे ये मुराद है कि अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि हम उसको याद रखें, उसको अपने दिमाग के एक हिस्से में उसकी जगह बनी रहे। आज के इस क्लास में बीपीसीसी 131 यूनिट 4 के हवाले से आज हम आपके सामने मेमोरी यानी कि याददाश्त को लेकर आए हैं, जो आपके सिलेबस के हिसाब से हमने तैयार करने की कोशिश की है। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरी क्या है, यानी कि याददाश्त क्या है, वो उसका जो प्रोसेस है, उसके जो अमल हैं वो कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह, उनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं इनको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी और हम आज इसी मुद्दे पर, इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि मेमोरी क्या है, किसे कहते हैं। मेमोरी क्या है कि हमारे दिमाग में जहनी सलाहियत है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जहनी सलाहियत है कि हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है उसमें हम जितनी बातों को स्टोर करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बात से, अपने सीखने के तरीके से और अपने जो पुराने एक्सपीरियंस है हमारे, उन सब से जितनी बातों को हम अपने दिमाग में जगह दे सकते हैं, अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, वही मेमोरी कहलाता है। और उस सिर्फ स्टोर ही नहीं, उसको हम बाद में उसका रिकॉल भी कर सकते हैं, यानी कि हम फिर उसे बखूबी आपके सामने रख सकते हैं। तो इसे हम मेमोरी कहते हैं, यानी कि हमने जो सीखा, जो पाया, जो तजुर्बा किया, उस तजुर्बे को हम टाइम टू टाइम आपके सामने उसी तरीके से, उसी की तरह सामने रख देते हैं। ये मेमोरी कहलाता है। यानी कि मेमोरी में 3 तरह की बातें जो है वो शामिल होती हैं। एक इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्रीवल। कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उसका तजुर्बा करते हैं तो उससे जुड़ी हुई बातें हमारे दिमाग में इनकोड होती हैं। इनकोड हो जाने के बाद यानी कि उसकी प्रोसेसिंग हमारे जहन में होने लगती है और इनकोड होने के बाद वो स्टोर होता है, यानी कि जमा होता है। जमा होने के लिए
जमा होने के बाद वो वहां पर फिक्स्ड हो जाता है और उसके बाद जब जैसी जरूरत पड़ती है हम उसको रिट्रीव करते हैं, यानी कि उसकी वसूली करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। ये एक पूरा अमल है याददाश्त का, जिसमें कि ये 3 जो कंपोनेंट हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। इनकोडिंग में जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि कोड में लिखते हैं। कोड में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? दिमाग के हिस्से में हम उन चीजों से मुतालिक कोडिंग करते हैं जो हमारे सामने आते हैं। उसे या तो हम देख के या सुन के या पढ़ करके या किसी और तजुर्बे से हमारे दिमाग में जो हमारे सामने जो चीजें आती हैं उसे हम अपने जहन में उसकी इनकोडिंग कर लेते हैं। कितने तरह की ये इनकोडिंग होती है? तो इनकोडिंग 1 या 2 तरीके की नहीं होती है, बल्कि खास तौर पर यहाँ पर हमने यहाँ आपके सामने रखा है 4 तरीके की इनकोडिंग होती है। जो कोडिंग होती है यानी कि कोड में जो लिखना होता है वो 4 तरीके से होता है। पहला है सिमेंटिक इनकोडिंग। सिमेंटिक इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी इनकोडिंग जिससे कि कुछ मतलब निकलता है, जो लफ्ज हमारे सामने आते हैं, जो चीजें हमारे सामने आती हैं, उनके सही माने क्या है, ये हम सिमेंटिक इनकोडिंग के जरिए अपने दिमाग में कोड करते हैं। विजुअल इनकोडिंग में क्या होती है कि जो चीजें हमारे सामने हैं यानी कि इमेज से रिलेटेड, आंखों के सामने जो चीजें आती हैं हमारे, उसे वो विजुअल इनकोडिंग के जरिए हमारे दिमाग में नक्श कर जाती है। नेक्स्ट है अकॉस्टिक इनकोडिंग, यानी कि साउंड के जरिए, आवाज के जरिए जो हम सुनते हैं, जैसी आवाज होती है उस आवाज के जरिए जो इनकोडिंग होती है वो हमारे दिमाग में नक्श करती है। और चौथा है टेक्टाइल इनकोडिंग, यानी कि छू करके, छूने से हमें जो एहसास होता है वो एहसास हमारे दिमाग में इनकोड हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मिसाल मैं देना चाहूंगी कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो वो क्यों फूंक के पीता है? इसलिए कि दूध को जब उसने छुआ तो उससे उसको जलन हुई, उसका हाथ जल गया। तो जलने का जो एहसास हुआ, तो जब वो दूध जैसी दूसरी चीज देखता है तो उसे भी वो फूंक के पीता है, यानी कि वो एहसास उसके दिमाग में इनकोड कर गया। और उसी इनकोडिंग की वजह से उसे याद रहा कि दूध जैसी जो भी चीज होती है जो सफेद जैसे दिख रही है, तो हमने पिछली बार जब सफेद चीज का सामना किया था तो मेरा हाथ जल गया था। आज जो सफेद चीज मेरे सामने है, हम उसे भी प्रिकॉशन के साथ यानी कि फूक फूक के पीना है, यानी कि उसको संभल करके उसका इस्तेमाल करना है। तो ये तभी इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसकी इनकोडिंग उसके जहन में हो जाती है। दूसरा जो मेमोरी का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि स्टोर करना, जमा करना। इनकोडिंग होने के बाद जब किसी चीज की इनकोडिंग हो जाती है हमारे जहन में, तो वो दिमाग के हिस्से में जाकर के स्टोर हो जाती है। ये स्टोर 2 तरीके से होता है, एक मेंटेनेंस रिहर्सल और दूसरा होता है इलैबोरेटिव रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें बार बार प्रैक्टिस होती है, यानी कि बार बार हम उस चीज को दोहराते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। अगर आपने किसी चीज को याद किया, अगर आप किसी गाने को याद कर रहे हैं या किसी पोइट्री को याद कर रहे हैं, किसी कोई नज्म याद कर रहे हैं या कोई आयत याद कर रहे हैं, तो उसे जितनी बार हम जब दोहराते हैं तो दोहराने से उसकी याददाश्त हमारे जहन में बनी रहती है। और जितनी बार हम जितना ज्यादा दोहराते हैं उसकी याददाश्त उतनी मजबूत, यानी कि उसकी इनकोडिंग उतनी अच्छी हो जाती है और वो इसका जो स्टोरेज है वो भी बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन जो दूसरे तरीके का रिहर्सल है वो है इलैबोरेटिव रिहर्सल। इसमें हम मीनिंग के साथ, मकसद के साथ, उसको समझ करके, उसके कॉन्सेप्ट के साथ उस चीज को रिहर्सल करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में से सबसे बेहतर माना जाने वाला जो रिहर्सल है वो है इलैबोरेटिव रिहर्सल, जहां पर हम मानी के साथ उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं कि जिसे हमें अपने जहन में याद रखना है। तो माने के साथ याद रखना और रिहर्सल करके याद करना, इन दोनों में बेहतर ये होता है कि हम इलैबोरेटिव रिहर्सल से अगर किसी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं तो उसकी स्टोरेज ज्यादा बेहतर होती है। थर्ड जो कंपोनेंट है मेमोरी का वो है रिट्रीवल, यानी कि वसूली। इनकोडिंग हो जाती है, स्टोरेज हो जाता है और अब बारी आती है वसूली की,
या रिट्रीवल की, यानी कि हमने जो इनकोड किया, जैसे स्टोर किया जिन चीजों को, अब वो उस चीज को हम रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं, उसे वापस से याद, अपने याद दहानी हम कर सकते हैं कि नहीं उसकी, या उसे अपनी याद में हम ला सकते हैं या नहीं, इसे हम वसूली या रिट्रीवल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टोर्ड मटेरियल है वो वापस से हमारे जहन में आता है और हम उसे वापस अपनी जुबान से अपने दिमाग में उसको रख सकते हैं कि इस चीज की जानकारी हमें है, इसे हम रिट्रीवल कहते हैं। अब ये रिट्रीवल कितने तरीके से हो सकता है? ये रिट्रीवल के लिए खास तौर पर 3 तरह के रिट्रीवल को इंपॉर्टेंट बताया गया है। इसमें है रिकॉल, रीलर्निंग और रिकॉग्निशन। रिकॉल का मतलब कि किसी चीज को, किसी सीखे हुए चीज को फिर से उसी तरीके से याद करना या उसको दोहराना। रीलर्निंग में कि जब हम याद किए हुए या किसी चीज को जो हमारे जहन में है, ऑलरेडी है, उसकी निशानदेही बनी हुई है वो हमारे जहन में, अगर उसे हम याद करना चाहते हैं तो जब हम उसे दोबारा से पढ़ते हैं तो वो चीज हमें तुरंत याद हो जाती है, या उसका रिकॉल जो है वो तुरंत, यानी कि उसको दोहराने की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ती है और हम तुरंत उसे दोहरा सकते हैं। और थर्ड है रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान करना। अगर 4 चीजें हमारे सामने रखी जाए और उन 4 चीजों में से एक चीज हमारे आंखों से या हमारे जहन में पहले से है और 3 चीजों को हमने अगर कभी नहीं देखा या वो हमारे जहन में नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से वो पहली चीज उसको पहचान लेते हैं, उसकी जो रिकॉग्निशन है, उसकी जो याददाश्त है, हम तुरंत हो जाती है कि हाँ ये चीज हमारी है। अगर आपकी एक कलम गुम हो जाती है तो वो कलम अगर 4 दूसरे कलम के साथ मिल जाती है तो आप तुरंत अपनी वाली कलम को पहचान लेती है, क्योंकि आपके दिमाग में उस कलम की इनकोडिंग है, स्टोरेज है, और उसकी वजह से जैसे ही वो चीज सामने आती है आप तुरंत उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, और ये इस तरह से जो वो उसकी याद दहानी है वो पॉसिबल हो जाती है। इंसानी याददाश्त कई तरह के होते हैं, इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स है इसके, उसको हमने स्लाइड्स में आपके दिखाया है, जो आपने स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में से बांटा गया है कि इंसानी याददाश्त कितने तरह के होते हैं। तो लेकिन खास तौर पर मोटा मोटी ये हम ये कहें कि जो याददाश्त की जो अक़साम है वो 3 तरह के हैं। एक है सेंसरी मेमोरी, यानी कि हिस्सी याददाश्त। दूसरा है शॉर्ट टर्म, छोटे वक्फे का याददाश्त कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी तीसरा है, जिसे तवील वक्फे की याददाश्त कहते हैं। सेंसरी मेमोरी या हिस्सी याददाश्त में, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि हिस्सी मेमोरी में हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, यानी कि हमारे आंख, कान, नाक और हमारा स्किन जो है, हमारी जुबान जो है, वो उसके कांटेक्ट में जब कोई चीज आती है तो वो उसका जो प्रोसेसिंग होता है, और उसके प्रोसेसिंग की वजह से दिमाग में जो नक्शा बनता है वो हिस्सी याददाश्त कहलाता है या सेंसरी मेमोरी कहलाता है, जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और जैसे कि हमने किसी चीज को देखा, कुछ सुना, तो वो हमारे आंख, हमारे कान की वजह से हुआ, और जैसे ही हमारे आंखों से कोई चीज गुजर जब जाती है तो उसकी एक याददाश्त, उसकी इनकोडिंग हमारे जहन में हो जाती है। तो जब कभी कभी हमारा सामना होता है, उस तरह की चीज से दोबारा से सामना होता है, तो हमें याद आने लगता है कि हमने कभी देखा है इस चीज को। हो सकता है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद ना हो, लेकिन ये याददाश्त आपको रहेगी कि शायद ये चीज मेरे आंख से गुजरी है। तो ये सेंसरी मेमोरी की वजह से होता है। सेंसरी मेमोरी भी 2 तरीके के होते हैं, एक आइकॉनिक मेमोरी और दूसरा है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जो कि ऐसे तो हमारे सेंस ऑर्गन में बहुत सारे 5 तरह के सेंस ऑर्गन है, आप लोगों को ये बात पता ही है, लेकिन सेंसरी मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा 2 ऑर्गन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक है आइकॉनिक मेमोरी और दूसरा है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी में आंख, यानी कि देखने से रिलेटेड, आंख जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि देखने से मुतालिक जो चीजें होती हैं उनकी याददाश्त हमारे जहन में
आ जाती है, उनकी में जो कोडिंग होती है वो हमारे जहन में जहन नशी हो जाती है। और दूसरा है इकोइक मेमोरी, यानी कि कान सुनने से मुतालिक, हम किसी चीज को सुनते हैं तो उसको सुन करके सुनने से हमारे उसकी जो इनकोडिंग है वो हमारे जहन में हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई गाना सुनते हैं तो हम बहुत तवज्जो दे के ना भी सुने अगर, तो वो गाना जो है वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं नक्श कर जाता है, और जब दोबारा हम उस गाने को सुनते हैं कहीं पर तो तुरंत ही हमें ये बात याद आ जाती है कि शायद हमने कहीं इसे सुना है, या उसकी उसकी कुछ धुन, उसकी कुछ लाइनें हो सकती है कि आपको वो याद हो जाए। वो इसलिए कि इकोइक मेमोरी की वजह से उसकी उसकी जो इनकोडिंग है वो आपके जहन में कहीं ना कहीं हो जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है महदूद याददाश्त, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, या जिसे छोटे वक्फे की याददाश्त हम कहते हैं कि, और आपको नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म इसका नाम है कि छोटे वक्फे के लिए होता है ये। और इसमें इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी मैक्सिमम जो है 7 ± 2। मिलर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि 5 से लेकर के 9 आइटम्स तक ही हम याद रख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 से लेकर के 9 डिजिट नंबर इतना ही हम याद रख सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी जो सलाहियत है वो नहीं होती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका जो टाइम होता है वो 20 से 30 सेकंड, यानी कि बस एक छोटे टाइम लिमिट तक ही ये हमारे जहन में रह पाता है। और अगर यहाँ पर प्रैक्टिस या मश्क, रिहर्सल नहीं होता है तो ये खत्म हो जाता है, यानी कि हम फिर उस मेमोरी को होल्ड नहीं कर सकते, उस मेमोरी को हम रख नहीं सकते हैं, और वो मेमोरी वो जो है वो खत्म हो जाती है। और अगर हम रिहर्सल करते हैं तो फिर ये मेमोरी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चली जाती है। और तीसरा जो लॉन्ग टर्म है वो है तवील मुद्दती मेमोरी, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसमें उस तरह की याददाश्त आती है जो कि 2-3 दिन नहीं बल्कि हफ्तों, महीनों, सालों, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी हम किसी चीज को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी ट्रेस बनते हैं वो इतने मजबूत बनते हैं कि वो हम उसको अपने पूरी जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं, या काफी लंबे समय के लिए 2-3 महीने के लिए याद कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमने कुछ सीखा, कुछ तजुर्बा किया या कुछ लर्न किया अगर, तो हम उसे अगर प्रैक्टिस नहीं देते हैं, उस पर रिहर्सल नहीं करते हैं, तो वो चीज जो है वो धीरे धीरे उसकी जो निशान है वो कमजोर पड़ते चले जाते हैं और हम उस चीज को भूलने लग जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत कम वक्फे के लिए वहां पर जो याददाश्त है, जो मटेरियल है वो स्टोर होते हैं, बहुत कम वक्त के लिए होते हैं। लेकिन अगर रिहर्सल हो जाती है तो वो चीज फिर लॉन्ग टर्म में चली जाती है। जैसे बचपन में हम जो चीज याद करते हैं और उसकी जो अच्छे से रिहर्सल करते हैं तो वो चीज हमें पूरी जिंदगी याद हो जाती है, याद रहती है। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि बचपन में कभी आपने सीखा होगा, लेकिन फिर आपको दोबारा से उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त उतना रिहर्सल मिला कि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में एंटर कर जाता है। और जब लॉन्ग टर्म में वो एंटर कर जाता है तो वो पूरी जिंदगी आपके साथ बना रहता है, और जब भी आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करती हैं वो आसानी से रिकॉल हो जाता है। इसमें इसका जो हमने बताया कि लॉन्ग टर्म में जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होता है, यानी कि पूरे 2-3 महीने से लेकर के पूरी जिंदगी भी हो सकता है। और इसके बहुत सारी किस्में भी हैं। कितनी तरह की किस्में हैं ये मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा रही हूँ कि बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म को 2 हिस्से में बांटा गया है, एक एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा है इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या होता है कि हम इसमें उस तरह की याददाश्त होती है जिसे आपको अपने कॉन्शियस लेवल पर, अपने शऊरी तौर पर थोड़ी सी मेहनत करने पर आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे कि किसी का नाम आपको अगर याद करना है तो आपको अपने कॉन्शियस पे, अपने शऊर से अपने जब रिकॉल करती हैं तो हमें अपने किसी पुराने दोस्त का नाम या किसी और चीज को अगर याद करना होता है तो हम उसको अपनी कोशिश से याद कर लेते हैं। हमारा अकाउंट नंबर, हमारा एटीएम का पिन वगैरह वगैरह, हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें स्टोर होती हैं जिनको कि हम थोड़ी कोशिश करने पर तुरंत याद कर लेते हैं और हम अपना काम जो है वो बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं।
यहाँ पर सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी के दो इम्पॉर्टेंट किस्म हैं, दो खास तरह की जो किस्में हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी की, वो है एक है सिमेंटिक मेमोरी और दूसरा है एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में क्या होती है कि वैसी मेमोरी होती है जो कि मीनिंगफुल होती है, जिनका कोई मतलब होता है, जिनके मायने होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट से जो ताल्लुक रखती है, उस तरह की याददाश्त सिमेंटिक मेमोरी में होती है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर आपके सामने एक एप्पल, एक सेब का नाम लिया जाए तो उससे ताल्लुक रखने वाली बहुत सारी बातें आपके जहन में आने लगती हैं कि सबसे पहले कि सेब क्या है, सेब एक फल है, फल है, वो फल कहाँ लगता है, वो पेड़ों पर लगता है, उसमें जड़ है, तना है, और इसका कलर कैसा होता है, इसके रंग कैसे हैं, तो इसके रंग लाल है, और इसका जायका कैसा है, इसका जायका जो है वो मीठा होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो सारी कंसेप्चुअल बातें हैं वो आपके दिमाग में नक्श होती हैं, और जैसे ही हम सेब का नाम लेते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में अपने आप आने लगती हैं। दूसरा जो टाइप है वो है एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि किसी एपिसोड से ताल्लुक रखने वाला याददाश्त, कि पिछले महीने आपका सालगिरह मनाया गया था और उसमें बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन आपका मनपसंद जो कपड़ा था वो नहीं आया था, ये बात आपको याद रह जाती है। जब आप ईद सेलिब्रेट कर रहे थे, ईद मना रहे थे, तो आपको आपकी दादी अम्मी ने ईदी नहीं दिया, ये आपको बात याद रह जाती है। तो किसी एपिसोड से ताल्लुक रखने वाली वो बातें जो कि आपके जहन में जहन नशी होती है, उसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। दूसरा टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, वो है इम्प्लिसिट मेमोरी। इसमें किसी एफर्ट की या किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती है। जो चीजें आपने पहले कभी सीख ली हैं या जिन चीजों पर जो चीज आपके साथ आपने उसको अच्छे से लर्न कर लिया है, वो आपके कहीं ना कहीं लाशऊरी दिमाग में व्यवस्थित हो जाता है, और फिर आपको जरूरत पड़ने पर बिना किसी अलग से एक्स्ट्रा कोशिश किए वो चीज हो जाती है। जैसे आपको चलना आपको बचपन में सिखाया गया, तो आपको बार बार चलने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, या अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं होती है कि हमको कैसे चलना है। आप सीधा खड़े होते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। आपने कंप्यूटर सीखा तो आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं होती है। जब आप सीख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर उठाते हैं, खोलते हैं और उसके बटन्स को दबाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह से साइकिल चलाना, खेलना या बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि हम जब एक बार सीख लेते हैं तो फिर दोबारा से हमको उसको अपने जहन नशी करने की जरूरत नहीं होती है। वो एक आदत से हमारे मोटर ऑर्गन में बन जाती है, और जिसका ताल्लुक हमारे मोटर ऑर्गन से होता है, और हम उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उसमें हालांकि वो मेमोरी से ही रिलेटेड है, हमने कभी सीखा था, चलना सीखा था, साइकिल चलाना सीखा था, कंप्यूटर चलाना सीखा था, तो वो सीखा था, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जब हम वो करने लगते हैं, तो हमें दोबारा से फिर से सीखने की या उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उस काम को बड़ी आसानी से अपने आप ही कर लेते हैं। इसे इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूरल मेमोरी है, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कि स्लाइड में कि वो बड़ी आसानी से एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है। उसने कभी सीखा था साइकिल चलाना, लेकिन अब उसे दोबारा से उस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। वो साइकिल उठाता है और उस पर पैडल मारता है और बड़ी आसानी से वो साइकिल की सवारी जो है वो कर लेता है। इसी में एक और है प्राइमिंग। प्राइमिंग में क्या होता है कि प्राइमिंग में एक वर्ड हम आपके सामने रखते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड जो बात है, उससे जो मुतालिक जो सारी और बातें जो जुड़ी होती हैं वो सामने आती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि भौंकना, तो भौंकना जैसे कहते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक पिक्चर बनता है। वो पिक्चर बनता है कुत्ते का। वो तस्वीर हमारे सामने जो आती है वो कुत्ते की तस्वीर आती है, शेर की तस्वीर नहीं आती है, क्योंकि जब हम दहाड़ना कहेंगे तब हमारे सामने शेर की तस्वीर आएगी। जब हम चहचहाना कहते हैं तो चिड़ियों की तस्वीर आती है। जब हम खूबसूरत कहते हैं तो हमारे सामने गुलाब या किसी और अच्छी तरह की किसी और खूबसूरत चीज की जो तस्वीर है वो सामने आती है। इसे हम प्राइमिंग कहते हैं कि उस वर्ड से एसोसिएटेड जो बातें हैं, जो उस चीज से कनेक्टेड है, उसी चीज से कनेक्टेड है, वो हमारे जहन में ताजा हो जाती है। इसे प्राइमिंग कहा जाता है। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी जो होता है उसमें
याददाश्त को किसी एफर्ट के थ्रू हम रिकॉल करते हैं, और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होता है उसमें जो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है उसमें रिकॉल करने की या याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसी कड़ी में एक और याददाश्त के एक और किस्म है जिनका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। बायोग्राफी से हम सब वाकिफ है कि ये क्या चीज है। तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में क्या होता है कि अपने आप से जुड़ी याददाश्त जो है वो शामिल होती है, कि हमें अपने आप से जुड़ी क्या क्या बातें याद है। तो जाहिर है कि जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त की बात तो हमें याद नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसके बाद से उसकी कुछ बातें हमारे जहन में जहन नशी हो जाती हैं। लेकिन बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो कि जब हमारा दिमाग उतना मेच्योर नहीं होता है या उसमें उतनी सलाहियत नहीं होती है तो वो बातें हमें याद नहीं होती है। लेकिन अपने बारे में, अपने पास्ट जो लाइफ है, हमारी जो पिछली जिंदगी है, उससे मुतालिक बहुत सारी बातें हम याद कर सकते हैं या हमें याद रह जाती हैं। इसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि ये मिसाल के तौर पे ये आपको याद हो सकता है कि बचपन में आप एक बार बहुत जोर से बीमार पड़े थे और शायद आप उस वक्त 5वीं क्लास में थे या 6ठी क्लास में थे, ये आपको याद रह सकता है। आपने बचपन में एक बार ऐसा आपको इनाम मिला था जिससे पूरा घर बहुत खुश हुआ था और आपको बहुत ज्यादा घर वालों ने भी इनाम और अफराज से नवाजा था। तो ये बातें आपको याद रह सकती हैं। तो इसे इस तरह की जो मिसाल है इसे हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का नाम देते हैं। दूसरी जो मेमोरी है वो है फ्लैशबल्ब मेमोरी। फ्लैशबल्ब मेमोरी में वैसी बातें, वैसे हादसा, वैसे इवेंट होते हैं जिनकी याद हमारे जहन में बिल्कुल ताजा होती है। किसी को वो बातें बहुत ताजा रहती हैं और किसी के लिए वो बातें उतनी ज्यादा अहम नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, तो उस वक्त जो लोग वहां पर थे, जिन लोगों ने उसे देखा होगा, उनके दिमाग में वो चीज एकदम, उसकी जो याद दहानी है बिल्कुल इस नाम के साथ ही उनके दिमाग में वो सारी जो इवेंट है, जो सारे हालात है, एक एक करके सामने आने लगते हैं। इसे फ्लैशबल्ब मेमोरी कहा जाता है कि जो ऐसी बातें जो हमारे जहन में एकदम जहन नशी हो गई हैं, लेकिन वो उस बात को बीते हुए अरसा हो जाता है, जमाना हो गया, लेकिन जैसे ही हम दोबारा से उस बात का जिक्र करते हैं, उस बात से जुड़ी हुई सारी बातें एक एक करके हमारे दिमाग में एकदम हूबहू उसी तरीके से हमें रिकॉल होने लगती हैं, दिखाई पड़ने लगती हैं या याद आने लगती हैं। इसे फ्लैशबल्ब मेमोरी कहा जाता है। तो इसमें खास बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि सभी आदमी को या जितने लोग हैं उन सबके दिमाग में एक हालात या एक इवेंट के सारी बातें एक जैसे ही उनके दिमाग में आए। ये डिपेंड करता है कि जिन लोगों के साथ उस तरह की बातें होती हैं या जिन लोगों के साथ उस तरह के इवेंट होते हैं या जो लोग उससे अफेक्टेड होते हैं या जिन लोगों को उससे जो लोग जुड़े होते हैं, उनको ये सारी बातें बहुत आसानी से याद होने लगती है या याद आने लगती है। इसे फ्लैशबल्ब मेमोरी के बहुत सारी हमारे लाइफ में ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि बात गुजरे या वो उस इवेंट को हुए जमाना हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन जब कभी उस बात का जिक्र किया जाता है तो वो बात हूबहू उसी शक्ल में हमारे सामने आ जाती है और हम उसी तरीके से उसे रिकॉल करने लगते हैं। नेक्स्ट है, आपके सामने स्लाइड पे आप देख सकते हैं, और एक बहुत मजेदार मेमोरी है ये मजेदार याददाश्त जिसका नाम है फॉल्स मेमोरी, झूठी याददाश्त। झूठी याददाश्त क्या होती है? झूठी याददाश्त ये होती है कि हम सोचते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमने वो काम नहीं किया होता है। आप ये सोच के घर से निकलते हैं कि हमने अपने घर में अपने अलमारी का ताला बंद कर दिया, लेकिन घर जाके जब आप वापस देखते हैं कि ताला आपने बंद नहीं किया। इसे झूठी मेमोरी कहा जाता है, फॉल्स मेमोरी या झूठी याददाश्त कहते हैं, जिसमें जो कि आए दिन हमारे जिंदगी में इस तरह के हम लोग इस तरह की मेमोरी से होकर के गुजरते हैं कि बातें हमने सोची। आपके घर में अगर बोरिंग से पानी स्टोर किया जाता है तो आप मोटर चला देते हैं,
और आप सोचते हैं कि हमने मोटर बंद कर दिया और मोटर बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि मोटर का स्विच आपने ऑफ नहीं किया। तो इस तरीके से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं हमारे जिंदगी में, जो कि फॉल्स मेमोरी जिसे कहा जाता है, कि हम हमारे जहन में वो बात रहती है कि हमने ऐसा कर दिया। आपकी मेमोरी ये है कि आपकी याददाश्त ये कहती है कि आपने ऐसा कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने ऐसा नहीं किया। इसे झूठी मेमोरी या झूठी याददाश्त कहा जाता है। अब है कि मेमोरी के बात को, एक याददाश्त को एक साइंटिफिक स्टडी बनाने के लिए एबिंगहॉस ने इसको एक साइंटिफिक स्टडी बनाया और बताया इस याददाश्त के बारे में। बहुत सारे उन्होंने अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मेमोरी जो है वो एक प्रोसेस है, एक अमल है, जो कि एक सिस्टम से होकर के गुजरता है। और अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने तजुर्बे में उन्होंने क्या, अपने आप के ऊपर जो तजुर्बा किया था उसमें उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस का सहारा लिया। नॉनसेंस सिलेबस का सहारा लिया कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज बनाए जो कि बेमानी थे, जिसे नॉनसेंस सिलेबस कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने उसको भी याद किया और वैसे लफ्जों को भी याद किया जो कि मानीखेज थे। यानी कि जैसे कि अगर हम आपके सामने एप्पल कहें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एप्पल का मतलब सेब होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपके सामने टेबल कहते हैं, किताब कहते हैं, तो ये सब जो लफ्ज हैं ये मानी खेज है, इसका कोई मतलब होता है, कोई माने होता है। लेकिन अगर हम एक्स पी जेड कहें, अलिफ ते जे कहें, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, इसका क्या मतलब हुआ। तो जिन जिन लफ्जों को बेमानी लफ्ज कहा जाता है वो है आपके नॉनसेंस सिलेबस हुए, और जो मानीखेज थे वो आपके सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स थे। तो एबिंगहॉस ने क्या किया कि कुछ बेमानी लफ्जों को याद किया और कुछ मानीखेज लफ्जों को याद किया ना। तो नतीजा में ये पाया गया कि जिन लफ्जों में मानी था वो ज्यादा अच्छे तरीके से याद हुए, यानी कि जो जो चीजें हम समझ पाते हैं उनकी याद दहानी अच्छी होती है। जिन चीजों को हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं उनको हम सिर्फ रट करके, रिहर्सल करके, प्रैक्टिस करके याद अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकते हैं। याद तो कर लेते हैं लेकिन उसके मुकाबले उतना अच्छी याददाश्त उस चीज की नहीं होती है जितने की मानीखेज चीजों की होती है। तो एबिंगहॉस ने अपने तजुर्बे में ये करके दिखाया और तब उन्होंने बताया कि किस तरह से याददाश्त जो है वो एक पूरे प्रोसेस में चलता है और उसकी एक अपनी प्रोसेस है, अपनी उसका एक अपना अमल है। और इसी कड़ी में मेमोरी के लिए बहुत सारे अलग अलग नजरियात जो हैं वो दूसरे बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने दिया, जिसमें कि सबसे पहले एटकिंसन एंड शिफ्रिन नाम के दो माहिर नफ्सियात जो थे उन्होंने दिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में उन्होंने बताया कि जो मेमोरी है वो एक प्रोसेस से होकर के गुजरती है और स्टेप बाय स्टेप इसमें हम जो मेमोरी की जो प्रोसेसिंग है वो होती है। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आपके सामने कोई स्टिमुलस हो, कोई चीज आपके सामने रखी हो जिसका कि आप परसेप्शन कर सकें, यानी कि आप उसे देख सकें, समझ सकें और उसकी जानकारी रख सकें। बिना देखे बिना समझे हम किसी चीज को की याद करने की काबिल ही नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके सामने कोई ना कोई चीज हो, कोई स्टिमुलस हो जिसको कि हम परसीव करें, हम उसको देखें, समझें। और देखने समझने के लिए सबसे जरूरी है कि वो जब स्टिमुलस हमारे सामने आता है तो वो सेंसरी मेमोरी में चला जाता है, जहां पर हम उस चीज को देखते हैं और देखने के बाद उस चीज की वहां पर सेंसरी और सेंस ऑर्गन जो है हमारा वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो चीज सेंसरी मेमोरी से ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत छोटे वक्फे के लिए होती है, तो वहां पर वो उसको रिहर्सल की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और जब रिहर्सल होता है, उसका जब प्रॉपर रिहर्सल हो जाता है तो वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जहां पर जाकर के वो लंबे टाइम के लिए, तवील वक्फे के लिए वो स्टोर हो जाती है और तब उसके बाद फिर उसका रिकॉल पॉसिबल होता है। इसे एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के नाम से बताया। यहाँ पर आप दूसरे स्लाइड में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले सेंसरी मेमोरी
में कोई चीज इनपुट होती है, फिर उसके बाद उसका अटेंशन जितना बना रहता है, उस अटेंशन के साथ वो चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर रिहर्सल होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिहर्सल हो रहा है, तो वो आगे बढ़ के उसकी इनकोडिंग लॉन्ग टर्म में हो जाती है, और अगर रिहर्सल नहीं होता है तो वहीं पर वो टूट करके उसका डिके हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा मॉडल जो एक दिया बैडली का, बैडली वर्किंग मेमोरी मॉडल के नाम से जाना जाता है ये। इसे बैडली एंड हिच ने इस मॉडल को प्रपोज किया, और उन्होंने बताया कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन के जैसा कि सिर्फ ये एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है कि पूरी प्रोसेसिंग होती है कि अलग अलग तरह के पूरा इसमें अलग अलग तरीके से जो मेमोरी है वो उसका फंक्शन होता है। जैसे कि इसमें उन्होंने बताया कि इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, जो कि मेन पार्ट होता है जहां पे मेमोरी की प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद उसमें फोनोलॉजिकल लूप और विजुओ स्पेशियल स्केच पैड, दो टर्म उन्होंने बताया कि फोनोलॉजिकल लूप में क्या होता है कि आवाज से ताल्लुक रखने वाली चीजें यहाँ पे स्टोर होती है, उनकी उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो चीज स्टोर होती है। और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं या समझते हैं, तो उस देखने और समझने के साथ उसकी जगह भी और उसका जो प्लेस है वो भी हमारे जहन में जहन नशी होता है। तो यहाँ पर देखने और समझने से ताल्लुक रखने वाली चीजों की का प्रोसेसिंग होता है। तो एक तरफ आवाज की प्रोसेसिंग, आवाज से ताल्लुक रखने वाली चीजों का प्रोसेसिंग हो रहा है, और दूसरी तरफ देखने से और उसके प्लेस के से मुतालिक जो चीजें हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है। एपिसोडिक बफर क्या करता है कि ये देखता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है और देखता है कि इसमें से किन चीजों को वो लॉन्ग टर्म में भेजेगा, किस चीज की प्रोसेसिंग जो ज्यादा अच्छी होती है जिससे कि लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग में उसको भेजा जा सकता है, और तब जिसका प्रोसेसिंग सिस्टम जो ज्यादा अच्छा बेहतर होता है वो लॉन्ग टर्म में जाकर के वहां पे स्टोर हो जाता है। थर्ड नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तीसरे तरह का की जो नजरियात हैं, इसमें क्रेग एंड लॉकहार्ट ने बताया कि जो प्रोसेसिंग का जो वे ऑफ प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसिंग का जो तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी मेमोरी होती है। कि अगर प्रोसेसिंग जो है वो कमजोर है, शैलो है, तो उसकी जो याददाश्त है वो कमजोर होगी। अगर वो डीप प्रोसेसिंग है तो उसकी याददाश्त जो है वो मजबूत होती है और वो ज्यादा देर तक टिकती है। इसमें इन्होंने बताया कि अगर शैलो प्रोसेसिंग जैसे फिजिकल, अकॉस्टिक और सिमेंटिक, 3 तरीके के यहाँ पे प्रोसेसिंग होते हैं। कि फिजिकल में जैसे जो चीज होती है उसका उसी तरीके से प्रोसेसिंग होता है, और अकॉस्टिक में साउंड से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग होती है, और सिमेंटिक में मीनिंग से रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है। तो फिजिकल में जो चीज जैसी है उसके अकॉर्डिंग जब प्रोसेसिंग होती है तो इसे भी कमजोर या शैलो प्रोसेसिंग कहा जाता है। अकॉस्टिक के में भी जब जो साउंड से रिलेटेड है उसे भी शैलो प्रोसेसिंग में रखा जाता है, लेकिन सिमेंटिक प्रोसेसिंग में चूंकि हम यहाँ पर जो मेमोरी का की जो प्रोसेसिंग होती है वो डीप होती है, इसलिए डीप होने की वजह से इसकी प्रोसेसिंग जो है वो मजबूत होती है, और इसकी मेमोरी जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर मेमोरी के साथ यानी कि याददाश्त के साथ जो एक और बात जुड़ी हुई है, अगर हम किसी चीज को याद रखते हैं तो उसका उल्टा होता है कि हम उस चीज को भूल जाते हैं। यानी कि मेमोरी होती है और फॉरगेटिंग होती है। ये इसका चोली दामन का साथ होता है कि अगर हम किसी चीज को भूल रहे हैं तो कोशिश करने के बाद हम उसे याद कर लेते हैं, और अगर हम किसी चीज को याद करते हैं तो हम फिर उसे भूल भी सकते हैं। क्यों भूलते हैं? तब सवाल हमारे सामने ये आता है कि हम क्यों भूलते हैं। भूलने की वजह यह होती है कि जो चीज हम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस हमारी नहीं होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो उसकी जो इनकोडिंग होती है वो हमारे जहन में इनकोडिंग नहीं होती है, और जब इनकोडिंग नहीं होती है तो वो स्टोर भी ठीक से नहीं होगा, और जब स्टोर नहीं होता है तो उसकी फॉरगेटिंग होना लाजमी होता है। अगर सेंसरी मेमोरी में कोई चीज आती है तो सेंसरी मेमोरी
के बाद अगर वो शॉर्ट टर्म में नहीं जा सकती है तो फिर वहीं पर उसकी फॉरगेटिंग हो जाती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई चीज है और वहां से वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाती है तो फॉरगेटिंग फिर वहीं पर हो जाती है। यानी कि लैक ऑफ प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर हो सकता है, इसकी वजह हो सकती है कि हम भूलते हैं। इससे फॉरगेटिंग से मुतालिक बहुत सारे थ्योरीज या अलग अलग जो नजरियात हैं इसे भी रखा गया है, जिसमें कि सबसे पहले है एक इनकोडिंग फेलियर। कि एक जो नजरियात पेश किया गया वो ये था कि अगर एनकोडिंग जिस वक्त होती है उस वक्त अगर रिहर्सल नहीं होता है या किसी भी दूसरी वजह से वो चीज सक्सेसफुल नहीं होती है, कामयाब नहीं होती है, यानी कि एनकोडिंग सही तरीके से नहीं हुआ हमारे जहन में किसी चीज का, अगर हम उस चीज को मान लीजिए समझ नहीं पाते किसी चीज को, या उस चीज का हम बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमारा एनकोडिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है, मजबूत नहीं बनेगा और हम इनकोडिंग फेलियर हो जाएगी। तो जैसे इनकोडिंग फेलियर हो जाती है वो स्टोर नहीं होती है और हम हमारी जो मेमोरी है वो कमजोर पड़ जाती है। दूसरा नजरिया नजरिया जो है भूलने का वो है डिके थ्योरी। डिके थ्योरी का मतलब ये कि जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन हम उसे दोहराते नहीं हैं या उसे सीखने के बाद बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब हम उस चीज का हम कोई यूज नहीं कर पाते हैं, तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय या जो वक्फा होता है वो जितना लंबा होते चला जाता है, हमारी मेमोरी उतनी कमजोर होने लगती है और हम उस चीज को भूलने लगते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर चलाना सीखा और बहुत दिन तक आपने उसे छोड़ दिया, सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं हुई और प्रैक्टिस नहीं होने के बाद बहुत दिन तक आपने कंप्यूटर को उठा के देखा भी नहीं, तो नतीजा यह होता है कि आप उस चीज को भूल जाते हैं। हम उस चीज को भूलने लगते हैं। क्यों भूलने लगते हैं? क्योंकि जो वक्फा बीत गया, जो वैसा सीखने के बाद उस चीज की जो प्रैक्टिस होनी थी वो प्रैक्टिस नहीं हुई और काफी लंबा टाइम बीत गया, तो हम उस चीज को भूलने लगते हैं। दूसरा नजरिया है भूलने का, वो है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी चीज में दखल अंदाजी करना। तो उसी तरीके से जब हम लर्निंग करते हैं, जब हम किसी चीज को सीखते हैं और उस चीज को सीखने में किसी चीज की दखल अंदाजी हो जाती है, तो उसे इंटरफेरेंस कहते हैं और उस इंटरफेरेंस की वजह से हम उस चीज को भूलने लगते हैं। ये इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, एक का नाम है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यह होता है कि पहले सीखा हुआ कोई चीज, जब आप दूसरी नई चीज सीख रहे हैं तो पहले सीखे हुए चीज को वो चीज हिंडर करता है, यानी उसको रुकावट डालता है। और प्रोएक्टिव में क्या होता है कि बाद में सीखा हुआ चीज, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक फोन नंबर अगर आपको याद है, एक फोन नंबर याद है आपको, तो जब दूसरा फोन नंबर अगर वो सीखना चाहते हैं तो हमको पहले वाला जो है वो उसको सीखने में हमको या तो गड़बड़ी होने लगती है या हम सही तरीके से उसे नहीं सीख पाते। ये रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि बाद में सीखा हुआ चीज जो है वो पहले सीखे हुए चीज को नुकसान पहुंचाता है या रुकावट डालता है। ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। उसके बाद क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग में क्या होता है कि हम किसी चीज को जब सीखते हैं या याद करते हैं, तो अगर कोई ऐसा हमको अगर इशारा, कोई ऐसी चीज अगर हमको उस पर हम डिपेंड करते हैं कि अगर वो चीज सामने आती है तभी हम उस चीज को याद कर पाएंगे, और अगर वो चीज सामने नहीं आती है तो हम उस चीज को नहीं याद कर पाते हैं, तो इसे क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहा जाता है कि अगर वो क्यू अवेलेबल नहीं होता है तो हम उस चीज को भूलने लगते हैं। अब है कि हम कौन कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिनसे कि हमारी याददाश्त जो है वो अच्छी बन जाए या अच्छी बन सकती है। क्या क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे टेक्निक है जिनको कि अपना करके हम अपनी याददाश्त को अच्छी याददाश्त बना सकते हैं। तो इसमें
जो है कि सबसे पहला नाम आप देखिए स्लाइड में आपके दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहला नाम है रिहर्सल। जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसे दोहराने की जरूरत पड़ती है। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं या जो भी लोग किसी चीज़ को अगर याद करना चाहते हैं तो याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को दोहराएं। आपने ये सुना होगा कि हमें मिलते रहना चाहिए। मिलते रहना चाहिए इसलिए मिलते रहना चाहिए कि हम एक दूसरे को याद रख सकें, एक दूसरे को की याद जो है हमारे जहन में वो उसकी याद दहानी रहे, उसकी याद जो है वो ताज़ा रहे, इसलिए हमें मिलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिहर्सल एक ऐसा फैक्टर है, यानी कि बार बार उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो अगर हम करते रहते हैं तो हमारी मेमोरी अच्छी बनी रहती है। इसके बाद एक चंकिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक चंकिंग, जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत लंबे लंबे नंबर्स को, लंबे फोटोग्राफ्स को, पिक्चर्स को या वर्ड्स को हम क्या करते हैं कि टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने हिसाब से तोड़ देते हैं, और टुकड़ों में जब हम उस चीजों को तोड़ देते हैं तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर 1947 को हम 1947 आजादी के दिन के साल से याद रखें तो हमें 1947 को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हमारे बैंक अकाउंट का नंबर हो या हमारे टेलीफोन का नंबर होता है, मोबाइल नंबर है हमारा आजकल, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें जो अगर जो लंबे डिजिट है, जैसा कि आपको बताया अभी हमने कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 to 9 ही कैपेसिटी है हमारी कि 5 से लेकर 9 डिजिट तक ही हम याद रख सकते हैं। तो जो डिजिट 12 डिजिट है, 15 डिजिट है, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं कि 195 हम जोड़ दें अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, उसको हम एसोसिएट कर लेते हैं, या किसी और चीज के साथ हम उसको ऐसे जोड़े कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं, जिससे कि उसे याद रखना आसान हो जाता है। और तीसरा है एक निमोनिक डिवाइसेस। निमोनिक डिवाइसेस में ऐसा होता है कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा टेक्निक होता है कि उस टेक्निक को अपना करके हम उस चीज को याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे चंकिंग को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि चंकिंग, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4837925116, यहाँ पर इस नंबर को याद करने के लिए 4837925116 टुकड़े में तोड़ दिया गया। तो इसको याद रखना अब आसान हो कि 3 डिजिट जो है उसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कैपेसिटी के अंदर आता है, हमारी जो सलाहियत है याद रखने की उसके अंदर ही ये आता है, इसलिए हमें इसे याद रखना आसान है कि 483 हम आसानी से याद कर सकते हैं, ना कि 4837925116 को एक साथ याद करें, तो ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसको चंकिंग कहा गया। निमोनिक्स में बताया गया कि कुछ हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बहुत एक कॉमन टेक्निक है कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि साल के में जितने महीने होते हैं उन महीनों को हम अपने हाथों की मुट्ठियों में बांध के, जो उसके जितने उभार हैं उसको, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो 31 का महीना होता है, और जो धसा हुआ हिस्सा है वो हमारा 30 का महीना कहलाता है। तो इस तरीके से जब हम याद करवा देते हैं अपने बच्चों को तो बहुत आसानी से वो पूरे साल के महीने को याद कर लेते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये एक जो टेक्निक होता है इसे निमोनिक डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद है कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड में किसी भी चीज को याद करने के लिए कुछ उसके खास खास वर्ड्स जो हैं वो हासिल उसको याद कर लिया जाता है, या उसको नोट कर लिया जाता है कि उन खास वर्ड जैसे ही वो हमारे सामने आते हैं उससे रिलेटेड या उससे ताल्लुक रखने वाली बाकी बातें जो हैं, या उस वर्ड के साथ और क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो बातें हमें याद होने लगती है। फिर है फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक में कि अगर किसी वर्ड का हम पहला लेटर इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो उन 7 रंगों को की याद दहानी के लिए हम हर रंग का पहला लेटर इस्तेमाल करके एक शॉर्ट कोड बना लेते हैं, जिसको कि याद करने से, सिर्फ उस कोड को याद करने से ही हमें वो 7 रंग आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि रॉय जी BIV बिव,
रॉय बिव या विब्रो, इसको ये अगर हम इसको पलट के सीखें तो जैसे कि रेड के लिए आर, ऑरेंज के लिए ओ, येलो के लिए वाई, इस तरह से ये रॉय हो गया। और ग्रीन वाला, ग्रीन से जी लिया, रॉय जी हो गया। ब्लू, ब्लू से बी, इंडिगो, इंडिगो से आई, और वायलेट से वी, बिव हो गया। तो रॉय जी बिव अगर हम याद कर लेते हैं तो ये हमें सातों रंग आसानी से याद हो जाते हैं। और जब भी इसको रिकॉल करने की जरूरत होती है तो फिर इसे हम तोड़ करके इन सातों रंगों को बड़ी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। राइम टाइम, राइम में जैसे कि एक तरह के वर्ड का इस्तेमाल अगर करें, कैट, हैट, स्पून, मून, इस तरह के वर्ड्स का अगर हम इस्तेमाल करें कि यानी कि इसको हम नज्म की जैसे या गाने की तरह से इसको हम अगर गा गा करके या उसको दोहरा करके सीखने की कोशिश करते हैं तो वो सीखना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। और सिर्फ सीखना आसान नहीं होता है, उसकी याददाश्त भी वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है कि हम उस चीज को फिर भूल नहीं सकते हैं, या हम उस चीज को दिमाग अपने जहन में जहन नशी कर लेते हैं कि अगर कोई चीज जो हमारे लिए सीखना मुश्किल होता है या उस चीज को हमको रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है, तो अगर हम उसको राइम टाइम से उसको पोइट्री की जैसा अगर सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि उसे उसे हमारे जहन में जहन नशी करना कहीं आसान है ना कि उसको पूरी तरीके से लंबे चौड़े तरीके से सीखने के मुकाबले। तो यहाँ पर नाजरीन हमने आपको मेमोरी यानी कि याददाश्त से मुतालिक बहुत सारी चीजें बताई और उन सारी बातों से आपको वाकिफ करवाया जिससे कि आपकी याददाश्त कैसे काम करती है, आपकी याददाश्त के लिए क्या क्या सारी बातें जो है वो खास तौर पर इम्पोर्टेंट हैं। याददाश्त के साथ साथ भूलना जो एक आपके लिए जरूरी कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम भूलते हैं, क्यों हम भूलते हैं, ये इन बातों पर भी हमने जोर डाला है और आपके सामने इन सारी बातों को रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि भूलने के मुतालिक जो बातें हैं कि यहाँ पर एनकोडिंग फेलियर, डिके और इंटरफेरेंस, ये तीन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमजोर पड़ती है। यानी कि तब इसके दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि हम अगर किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो हमें रिहर्सल की जरूरत पड़ती है, और रिहर्सल सिर्फ एक दिन या 2 दिन की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लंबे टाइम के लिए किसी चीज को सीखने के बाद, याद करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, यानी कि उसको हम दोहराते नहीं हैं, तो वो चीज हमारे जहन से उतरने लगती है, यानी कि फिर हम उस चीज को भूलने लगते हैं, जिसको कि हम भूलने की वजह मानते हैं पासेज ऑफ टाइम। कि जैसे कि अगर टाइम जो है जैसे जैसे, क्योंकि इंसानी जो बनावट है उसमें भी ये बात है कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी इसलिए है कि वो हमारे अगर इनकोडिंग नहीं हो रही है हमारे जहन में तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो इनकोडिंग को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम उस चीज का रिहर्सल लगातार करते रहें, और रिहर्सल करने के बाद उसे हम ज्यादा टाइम तक छोड़े नहीं। यानी कि अगर बहुत देर तक हम उसे छोड़ देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, तो हम उस चीज को भूलने लगते हैं और फिर हमें उस चीज को या तो दोबारा से फिर से सीखना पड़ता है या उसकी याद दहानी के लिए अपने दिमाग पे हमें ज्यादा जोर डालना पड़ता है। तो ये एक खास वजह है भूलने की। दूसरी वजह है इंटरफेरेंस की। बहुत सारी चीजों को हमको एक साथ नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि पहले सीखा हुआ और बाद का सीखा हुआ दोनों ही हमको अफेक्ट करता है। यानी कि हम उस चीज को, जो चीज हम सीखना चाहते हैं, अगर हम एक साथ सभी चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं तो पहले वाले और बाद वाले वो दोनों ही हालात में हमारा सीखना जो है वो मुतासिर होता है, और ऐसे में हम सीखना कम और भूलना ज्यादा करते हैं। यानी कि अगर हम सही तरीके से किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर इंटरवल देना है, यानी कि उसको एक चीज सीखने के बाद अपने दिमाग में उसकी इनकोडिंग होने के लिए उसे छोड़ देना है। यानी कि वहां उसके बाद तुरंत नहीं सीखना है। तुरंत अगर हम नई चीज सीखते हैं तो वो नई चीज पुराने सीखने पर और वो नई चीज पिछले सीखने पर, तो आने वाली चीजों पर
अपना असर डालती है, जिससे जिससे कि हम मजबूती से उस चीज को सीख नहीं पाते हैं, उसे याद नहीं रख पाते हैं, और नतीजा ये होता है कि थोड़े वक्त के बाद हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी उसकी जो इनकोडिंग हुई वो अच्छी इनकोडिंग नहीं हुई, मजबूत इनकोडिंग नहीं हुई। और अगर मजबूत इनकोडिंग नहीं होगी तो जैसा कि आपने अभी सुना कि इनकोडिंग फेलियर हो जाता है, यानी कि इनकोडिंग कामयाब नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा भूलने का वजह जो है वो ये हो गया कि हमारी इनकोडिंग ही कमजोर हो गई। अगर इनकोडिंग आपकी अच्छी होती है तो आपकी याददाश्त जो है वो मजबूत याददाश्त हो जाती है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म से निकल करके लॉन्ग टर्म में चला जाता है, और वो चीज आपको लंबे टाइम के लिए, लंबे वक्फे के लिए याद हो जाता है, और वो चीज फिर आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। तो खास बात यह है कि एक चीज सीखने के बाद हमें ज्यादा वक्त तक उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा वक्त तक, कि आप सालों महीनों सालों उसे उस चीज को आपने पलट के अगर नहीं देखा तो उसकी फिर इनकोडिंग कमजोर हो जाती है। दूसरी बात कि अगर आप किसी चीज को सीख रहे हैं तो एक ही साथ बहुत कम इंटरवल पर बहुत सारी चीजों को ना सीखें। यानी कि अगर आप आपको बहुत सारे सिलेबस पढ़ने होते हैं, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स होते हैं, तो उन सब चीजों को जब पढ़ना होता है तो आप अगर एक ही दिन बैठ जाइएगा कि हम आज सारा का सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको शाम तक या दूसरे दिन तक कुछ भी याद नहीं होगा। उस वक्त तक तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया, अच्छा ये भी याद है, ये भी याद है, सब याद है, लेकिन जब आप उसको रिकॉल करना चाहेंगे तो वो रिकॉल जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और आप पहला सीखा हुआ दूसरे के साथ मर्ज कर देंगे, दूसरा वाला तीसरे के साथ मिल जाएगा, और नतीजा ये होगा कि आप सही सही कुछ भी रिकॉल नहीं कर सकेंगे। तो जरूरी यहाँ पर यह है कि एक चीज सीखने के बाद हमें उतना वक्त, बीच का जो वक्त होता है, जो इंटरवल होता है, वो प्रॉपर इंटरवल देना पड़ेगा उसे, ताकि सही तरीके से हमें वो उसकी जो इनकोडिंग है वो हमारे जहन में हो जाए, और हम उस चीज को अच्छे से याद कर लें, ताकि वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म में कुछ दिन, एटलीस्ट कुछ दिन तक तो बना रहे। तो ये चीज है कि इंटरफेरेंस नहीं होने देना है, और जो वक्त है वो ज्यादा ना बीत जाए, इसका भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते रहना है, रिहर्सल करते रहना है। अगर हम किसी चीज को लर्न करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं, तो लगातार हम उस चीज के साथ हमें बने रहना है, उसको सीखते रहना है, दोहराते रहना है। और इसके अलावा जो अलग अलग कुछ ट्रिक्स हैं, जिस ट्रिक्स को अपना करके हम अपनी लर्निंग, अपनी जो मेमोरी है, अपनी याददाश्त, उसको मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि कुछ हम कीवर्ड का सहारा ले लें, कुछ हम जैसे फर्स्ट लेटर बताया, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो उसको अपना, उस टेक्निक को अपना ले, कुछ निमोनिक्स अपना ले, कुछ सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें, जिसको कि अपना करके हम अपनी याददाश्त को ताजा बनाए रखें, मजबूत बनाए रखें, और हमारी फॉरगेटिंग जो है, हम फॉरगेटिंग से बचते रहें, यानी कि भूलने से हम बचते रहें। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ होगा, और आपको एक जरूरी उन्वान, याददाश्त से आप सब वाकिफ हुए होंगे, और आज हमारी इस गुफ्तगू से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को पढ़ा भी होगा, और आज की इस गुफ्तगू को मिला करके आपको एक अच्छी जानकारी याददाश्त से मुतालिक मिल गई होगी। और अगली क्लास में इंशाअल्लाह फिर से हम आपके सामने एक दूसरे टॉपिक, दूसरे उन्वान के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।